नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल डिजाइन पे, यानी कि सार्वभौमिक प्रारूप। अभी जो हम लोग बात करेंगे सार्वभौमिक डिजाइन पर या यूनिवर्सल डिजाइन पर, तो इस वीडियो को पूरा होने के बाद मुझे विश्वास है कि आप यूनिवर्सल डिजाइन को परिभाषित कर सकेंगे। यूनिवर्सल डिजाइन के जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको बता सकेंगे। आप जो यूनिवर्सल डिजाइन के कुछ की प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उनको आप जान सकेंगे और आप प्रोजेक्ट कर पाएंगे कि किस प्रकार यूनिवर्सल डिजाइन को कहां कहां लागू किया जा सकता है। यूनिवर्सल डिजाइन जो शब्द है, इसको सबसे पहले कॉन्सेप्चुअलाइज्ड किया था रोनाल्ड मेस ने, और उन्होंने सबसे पहले इस शब्द को एक प्रभावी रूप से रखा। वो 1980 में उन्होंने इस फ्रेज के साथ ये आए कि यूनिवर्सल डिजाइन एक डिजाइन है जो सभी के लिए है। जैसा कि हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं, इसके नाम में दो वर्ड का यूज किया गया है, एक यूनिवर्सल और दूसरा डिजाइन। तो यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि एक साथ कई जगह पे कई चीजों के साथ जो चीज लागू हो सकता है, या एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो सभी पे अप्लाई होता है। तो यहां पर भी यूनिवर्सल शब्द से यही आशय है। और दूसरा इसमें शब्द यूज हुआ है, जिसे हम कहते हैं डिजाइन। तो डिजाइन क्या है? डिजाइन एक कोई भी ड्रॉ है, कोई प्लान है, या कोई ऐसा पैटर्न है जो किसी चीज की रूपरेखा को दर्शाता है। यानी कि अगर हम यूनिवर्सल डिजाइन की बात करते हैं तो हम एक ऐसे डिजाइन की बात करते हैं जो सभी के लिए है, जो यूजेबल होगा सभी पर्सन्स के लिए, और जहां तक वो संभव हो सभी की यूज होगा, और उसमें किसी प्रकार के एडेप्टेशन या फिर सुधार या उनके अनुकूलन की आवश्यकता नहीं। विशेषकर यह शब्द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के रिहेबिलिटेशन या उनके एजुकेशन के साथ ज्यादा प्रयोग किया जाता है। उसका कारण यही है कि यूजुअली आप देखें तो बहुत से ऐसे सामग्री हैं जिनका उपयोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एडेप्टेशन के बाद ही कर पाते हैं। तो इस बात पर यहाँ पर एक बल दिया जाता है यूनिवर्सल डिजाइन द्वारा, क्यों ना हम ऐसे ही डिजाइन को बनाएं जो शुरुआत से ही हमेशा वो सभी के लिए या एक लार्जर एक्सटेंट तक सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल, प्रयोग में लाए जा सकते हो, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यूनिवर्सल डिजाइन की परिभाषा अगर हम एक्सप्लोर करते हैं, जो आईएसओ ने भी दिया है और दूसरी जगह भी उस बहुत सारे पुस्तकों में इसको रेफर किया गया है, वह है यूनिवर्सल डिजाइन इज द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एनवायरनमेंट्स। यानी कि यह एक किसी प्रोडक्ट का भी डिजाइन हो सकता है या किसी वातावरण का भी डिजाइन हो सकता है, टू बी यूजेबल बाय ऑल पीपल टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल विदाउट द नीड फॉर एडेप्टेशन और स्पेशलाइज्ड डिजाइन। जो बात अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने की कि ऐसा डिजाइन जो महत्तम लोगों द्वारा या सभी द्वारा प्रयोग में लाया जा सके, और जहां भी संभव हो वो हर जगह प्रयोग कर सकें, और बिना किसी अनुकूलन या बिना किसी बदलाव के कर सकें। इसकी परिभाषा से ही बताया गया कि यह डिजाइन एनवायरनमेंट यानी वातावरण को भी समाहित करता है। जैसे कोई भी कहीं एक स्कूल का वातावरण हो, किसी कंपनी का वातावरण हो, किसी हॉस्पिटल का वातावरण हो, जो भी एक वातावरण निर्माण करता है जिससे भी वह पूरे यूनिवर्सल डिजाइन का एक हिस्सा हो सकता है। सिर्फ किसी प्रोडक्ट पे हम यूनिवर्सल डिजाइन की बात नहीं कर सकते। जब हम बात करेंगे यूनिवर्सल डिजाइन की, तो एक किसी प्रोडक्ट पे भी हो सकता है और एनवायरनमेंट पे भी लागू हो सकता है। आजकल यूनिवर्सल डिजाइन से रिलेटेड कई सारे वैधानिक दस्तावेज भी हमारे विचार हैं। एक 2005 के जो आयरलैंड का एक गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड ने अपने एक्ट में डिजाइन के बारे में जो कुछ बात रखी, दो चार पक्ष यहाँ रखना चाहता हूँ। जो आयरलैंड के गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड के जो डिसेबिलिटी एक्ट 2005 में पास हुआ, उसमें वो कहते हैं कि जो वातावरण है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से समझा जा सके और प्रयोग में लाया जा सके। और किस प्रकार प्रयोग में ला सके? वो ज्यादा जो एक मैक्सिमम एक हिस्से तक, वो एक जो जहां जहां भी मैक्सिमम संभव हो वहां तक उस चीज को समझा भी जा सके और प्रयोग में भी लाया जा सके, और उसको इंडिपेंडेंट मैनर में और नेचुरल मैनर में
यूज किया जा सके और अलग अलग परिस्थितियों के लिए भी। जैसे एक विद्यालय को ही लें तो एक विद्यालय में कई परिस्थितियां हो सकती हैं। एक परिस्थिति हो सकती है कि बच्चे खेल के मैदान में जाते हैं, एक परिस्थिति हो सकती है उसे कक्षा में रखते हैं। तो जो विभिन्न परिस्थितियां बनती हैं उन सब परिस्थितियों में अंडरस्टैंड किया जा सकता हो और उसको यूज किया जा सकता हो। उसके बाद किसी की एडेप्टेशन या मॉडिफिकेशन या किसी अन्य सहायक उपकरण, इन सब की आवश्यकता कम से कम पड़े, यह एक यूनिवर्सल डिजाइन के प्रिंसिपल्स कहते हैं। अगर हम बात करें अपने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की, तो वहां पर सेक्शन 2ZE के अंतर्गत इस यूनिवर्सल डिजाइन को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है। वो कहता है यूनिवर्सल डिजाइन मीन्स द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, एनवायरनमेंट्स, प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज टू बी यूजेबल बाय ऑल पीपल। यानी कि ये अभी तक जो हम लोग एक वैश्विक स्तर पर देखते हैं कि वो कहता है कि एक प्रोडक्ट और एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, हम लोग कहीं उससे ज्यादा जाकर के ज्यादा स्पेसिफिकली हमारा कानून यह कह रहा है कि वह एक डिजाइन प्रोडक्ट का हो सकता है, एनवायरनमेंट का हो सकता है, प्रोग्राम्स का हो सकता है या सर्विसेज का हो सकता है। एंड टू बी यूजेबल बाय ऑल पीपल टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल विदाउट द नीड फॉर एडेप्टेशन और स्पेशलाइज्ड डिजाइन एंड सेल अप्लाई टू असिस्टिव डिवाइसेस। यानी कि यह यूनिवर्सल डिजाइन असिस्टिव डिवाइसेस के साथ भी लागू होगा, इंक्लूडिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी। यानी कि 2016 के कानून आने के बाद जहां पर यूनिवर्सल डिजाइन को पूरी तरह से अच्छी तरह से परिभाषित कर दिया गया, वहां इस कानून से हमें एक नई देश में दिशा मिलती है कि हम चीजों को यूनिवर्सल डिजाइन में बनाएं। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो अभी तक जो हम लोगों ने बात की, तो उसमें यूनिवर्सल डिजाइन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं बनकर। तो वो हम इस प्रकार से रख सकते हैं कि यह एक डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट भी है, यह एक डिजाइन ऑफ सर्विस भी हो सकता है, यह एक इन्वायरमेंट क्रिएशन का टूल भी हो सकता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कुछ भी इसमें से हो वह यूजेबल बाय ऑल होना चाहिए। उसके बाद इसमें कोई एडिशनल एडेप्टेशन की जरूरत नहीं हो और यूनिवर्सल डिजाइन को असिस्टिव डिवाइसेस के साथ भी जोड़कर उपयोग में लाया जाना चाहिए या इस्तेमाल होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं जो यूनिवर्सल डिजाइन है उसके कौन कौन से मूलभूत सिद्धांत हैं। तो कई पुस्तक या ऑथर या यूनिवर्सिटीज कई प्रकार के सिद्धांतों को सामने लाती हैं और कहती हैं कि भाई एक यूनिवर्सल डिजाइन में ये गुण होने चाहिए, लेकिन सबके कोर में यही बात होती है कि डिजाइन ऐसा हो जो सबके द्वारा प्रयोग में लाया जा सके और बिना किसी एडेप्टेशन। हम लोगों ने अभी सिद्धांत को लेने के लिए नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के एक डॉक्यूमेंट को लिया है जो 1997 में डेवलप किया गया था। हम बारी बारी से एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सा सिद्धांत है। तो यहाँ सबसे पहली बात कि कुल 7 सिद्धांत रखे गए हैं यूनिवर्सल डिजाइन के, और ये 7 सिद्धांत हैं: इक्विटेबल यूज, फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज, सिंपल एंड इंट्यूटिव यूज, परसेप्टिबल इंफॉर्मेशन, टॉलरेंस फॉर एरर, लो फिजिकल एफर्ट, लो साइज एंड स्पेस फॉर अप्रोच एंड यूज। तो कुल ये 7 प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है, जैसा कि अभी लोगों ने बात की थी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल यूज। ये क्या कहता है कि कोई भी चीज है वह यूजफुल, उपयोगी होनी चाहिए या यूज में आनी चाहिए। किसके लिए? पर्सन्स विद डाइवर्स एबिलिटीज के। ये हम सभी जानते हैं कि दुनिया एक नेचुरल दुनिया में एक डाइवर्सिटी है और इस डाइवर्सिटी को कैटर करता हूं। डाइवर्सिटी मींस डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ एबिलिटीज। अगर एक कोई व्यक्ति अगर कोई अपने हाथ का कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है तो कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता है, या किसी कारण से उनके हाथ में कोई प्रॉब्लम है, किसी की दृष्टि है किसी की दृष्टि नहीं है, यानी कि जो ह्यूमन एबिलिटीज हैं वो डाइवर्सिटी में उपलब्ध है। और इस डाइवर्सिटी के साथ जो लोग हैं उनके लिए यदि कोई भी प्रोडक्ट या इन्वायरमेंट अगर वह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये पहले जो सिद्धांत है
उसको सेटिस्फाई करता है। यानी कि जो पहली शर्त या पहला सिद्धांत ये कहता है कि यूनिवर्सल डिजाइन को इक्विटेबल यूज को फॉलो करना चाहिए, यानी कि जो यह उपयोगी होना चाहिए पर्सन्स विद डाइवर्स एबिलिटीज। उपयोग के साथ साथ ये ध्यान रखा जाए कि उनकी प्राइवेसी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी, सबका ध्यान रखा जाए। यदि एक सेफ्टी मेजर्स अलग अलग हो सकते हैं लोगों की, या डिमांड अलग अलग हो सकते हैं, या प्राइवेसी सबकी अलग हो सकती है, तो उनका भी ध्यान रखा जाए और साथ ही यह अपीलिंग हो सभी के लिए, यानी सबको थोड़ी स्वीकार्य सी हो और अच्छा लगे, यह भी आवश्यक है यूनिवर्सल डिजाइन की। तो अब हम चलते हैं अगले प्रिंसिपल के तरफ, वह है फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज। फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज का मतलब क्या हुआ कि इस्तेमाल या प्रयोग में नम्यता, यानी कि जो वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेज एंड एबिलिटीज को भी वो कैटर करता हो। जैसे कोई काम को जल्दी जल्दी करना पसंद करते हैं, कोई धीमा करते हैं। नहीं, हर व्यक्ति का अपना एक पेस होता है, कोई जल्दी जल्दी बोलता है, कोई धीरे बोलता है, कोई धीरे से पढ़ता है, कोई जल्दी पढ़ता है। तो थोड़ा ऐसी व्यवस्था उसमें हो कि जो वाइडर रेंज ऑफ जो प्रेफरेंसेस हैं उनको कवर करता हो, मीट आउट करता हो। और योग्यता को भी तो पहले से ही, पहले वाले प्रिंसिपल में भी ये बात कही गई थी, यहाँ भी यही बात हो रही है कि एक विविध जो दक्षताएं हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उनको कैटर करता हूं। दूसरा कि जैसे कुछ बच्चे लेफ्ट हैंडेड होते हैं, कुछ व्यक्ति राइट हैंडेड हो सकते हैं, कोई किसी अपने अपने प्रेफरेंस को भी वो ध्यान में रखता हो। इस तरह से कुछ हम उस डिजाइन को ही ऐसा बना सकते हैं कि वह वाइड रेंज के जो लोग हैं, या तो उनके प्रेफरेंस के हिसाब से या एबिलिटी के हिसाब से, वह सबको कैटर कर सके। अब आते हैं तीसरे प्रिंसिपल पर। तीसरा प्रिंसिपल है सिंपल एंड इंट्यूटिव यूज। अगर आप देखें तो कोई भी चीज इस्तेमाल में आने के लिए कैसी होनी चाहिए, एक सिंपल होनी चाहिए। डिजाइन यही होता है, अच्छा होता है, और सार्वभौमिक होने के लिए भी यह जरूरी है कि डिजाइन सिंपल हो, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं कर दिया जाए किसी चीज को। यानी कि चीजें जहां होनी चाहिए, और इंट्यूटिव मतलब आपको लगता है कि यहाँ ऐसा होना चाहिए और वहां वो चीज मिल जाए। यूजुअली ऐसा आप एक फोन के इस्तेमाल करते समय भी देख सकते हैं कि आपको लगता है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, आप खुद ढूंढ लेते हैं किसी चीज को। यानी अगर ऐसा है और ऐसा आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब वह डिजाइन है जो इंट्यूटिव डिजाइन। ये सब चीजों को अगर आप देखें तो डिजाइन में वही होनी चाहिए जहां लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से उसको रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, चौथे नंबर का प्रिंसिपल, वो है परसेप्टिबल इंफॉर्मेशन। आप अक्सर हाँ देखते होंगे कि आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट जा रहे हैं, या एक टॉयलेट को ही देखें। एक टॉयलेट अगर है तो उसमें टॉयलेट लिखा भी होता है, मेल लिखा भी होता है, और महिलाओं के लिए निशान भी कुछ जो उनको उनकी आकृति बना करके दरवाजे पे या वो रखा होता है। कभी आपने सोचा कि क्यों होता है? ये इंफॉर्मेशन को परसेप्टेबल बनाने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए यदि आप हिंदी बोलते और पढ़ते हैं और आप नहीं जानते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में कुछ भी लिखा हुआ है वो आपके लिए परसेप्टेबल नहीं, आप उससे कोई मीनिंग नहीं ले सकते, आप उससे परसेप्शन यही ले सकते हैं कि वो मीनिंगलेस है आपके लिए। या फिर कोई और भाषा, मान लीजिए कि मुझे मलयालम नहीं आता और मलयालम में लिखा हुआ है टॉयलेट, तो मैं कैसे जानूंगा कि टॉयलेट वो है या नहीं? तो इंफॉर्मेशन को परसेप्टेबल बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए टॉयलेट्स ही हैं, तो किसी भाषा को जानने वाला व्यक्ति को आप एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे भी देख सकते हैं कि सिर्फ मेल लिखा नहीं होता है। आप जब वहां जाते हैं तो मेल लिखा होता है और साथ साथ किसी पुरुष की तस्वीर भी बनी होती है, और अगर फीमेल है तो फीमेल की तस्वीर बनी होती है, फीमेल भी लिखा होता है, टॉयलेट तो लिखा ही होता है साथ में। तो ये सब चीजों को टॉयलेट के निशान भी होते हैं, क्योंकि अगर आप एक इंफॉर्मेशन को परसेप्टेबल बनाते हैं तो एक रेंज, बहुत बड़े रेंज में लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, जो उस भाषा को जानते हो, नहीं जानते हैं। इस तरह की चीजों का आप प्रत्येक कई जगहों पर इस तरह की चीजों को आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सल डिजाइन का प्रिंसिपल है। कई ऐसे डिवाइस हैं जो आपके पास आ रहे हैं, हो सकता है किसी दूसरे देश से बनकर आ रहे हैं, अगर उसमें कोई आइकन्स या चित्र का प्रयोग किया गया है, उसे आसानी से समझा सकता है। अगर वो अपनी भाषा में लिखते हैं उस चीज को, तो हो सकता है कि वो परसेप्टेबल ना भी हो। पांचवा प्रिंसिपल है टॉलरेंस फॉर एरर। टॉलरेंस फॉर एरर का मतलब है जो भी दोष या कोई परेशानी है, कोई समस्या है, उसको भी झेलने के लिए तैयार हो, और डिजाइन झेलने के लिए तैयार हो। आप देखते हो कि कार में
एयर बैग्स होते हैं या इस तरह कोई सेफ्टी फीचर्स होते हैं, ये सभी किसी न किसी एरर को झेल पाने के लिए होता है। आप यदि किसी सिटिंग में ही लें, इन्वायरमेंट में, अगर आप कहीं और चले गए तो वापस फिर आने की गुंजाइश हो, ऐसा आप रोड पे भी, सड़क पे भी दे सकते हैं कि अगर आप आगे निकल गए तो वापस फिर से आपको लाने के लिए फिर एक सिंबल दिया हुआ है कि भाई आप वापस चले आए शहर में, आप आगे निकल गए, या फिर जो आप गंतव्य आपका था वो पीछे ही रह गया। तो इस तरह की चीजें जो कुछ भी है वो टॉलरेंस फॉर एरर है, मतलब वो सहिष्णु हो और कोई भी जो परेशानी है, कोई गलती हो गई, उसको भी वो झेल पाए। कोई बटन ही है, पता चला कि 5 बार के बदले 10 बार दब गया तो कुछ और ना हो जाए, इस तरह के स्विचेज हैं, कोई एरर हो सकता है, उसको झेल पाने की क्षमता होनी चाहिए। छठा सिद्धांत है लो फिजिकल एफर्ट, यानी कि जो दैहिक शक्ति है उसका कम से कम उपयोग हो सके। जैसे कई ऐसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं जो हो सकता है कि उनमें फिजिकल एफर्ट करने की बहुत क्षमता ना हो, तो प्रोडक्ट या कोई इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पर लो फिजिकल एफर्ट द्वारा, यानी कि कम से कम दैहिक शक्ति का प्रयोग करके भी काम चल जाए। जैसे एक कोई बच्चा हो सकता है कि वो सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित हो, तो वो एक एफर्ट ना लगा पाए, यदि उनको एक मोटराइज्ड व्हीलचेयर मिले तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ऐसे फीचर्स को कहीं डालना या बनाना एक यूनिवर्सल डिजाइन की बात हम कर सकते हैं। अंतिम और 7वां है साइज एंड स्पेस फॉर अप्रोच एंड यूज। यह कहता है कि कोई भी चीज जब हम बनाएं या डिजाइन करें तो उसका साइज यानी कि आकार और वहां पर स्थान इतना हो कि वह अप्रोच किया जा सके और यूज किया जा सके। यूजुअली अगर गैलरी आप इतना चौड़ा रखते ही नहीं है जहां से व्हीलचेयर जा सके, दरवाजे ऐसे नहीं हो कि जहां से व्हीलचेयर जा सके, तो ये सभी चीजों को जब आप कंसीडर करते हैं तो ये आप यूनिवर्सल डिजाइन के 7वें प्रिंसिपल्स की बात को आप देख रहे होते हैं। यानी कि वहां तक पहुंचने के लिए या तो साइज और स्पेस पर्याप्त होनी चाहिए या फिर उसको उपयोग करने के लिए, दोनों बातें। एग्जाम्पल लीजिए कि यदि एटीएम पे जाना है आपको, तो एटीएम तक आप जा सके, इतना साइज होना चाहिए कि व्हीलचेयर जा सके, उसका दरवाजा इतना साइज का होना चाहिए, वो अप्रोच वहां तक पहुंचने की बात होगी। और दूसरा कि यूज करने का, अगर मान लीजिए उसका साइज ऐसा नहीं है कि आप यूज कर सके तो वो फिर यूजफुल नहीं रहता है। तो इसलिए अभी तक हम लोगों ने कुल यह 7 यूनिवर्सल डिजाइन के प्रिंसिपल्स को जाना है। मुझे लगता है कि यह जो जानकारी या जो हमारे बीच अभी बातचीत हुई वो आपके लिए उपयोगी रही होगी। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं को दें या किसी अपने आसपास के लोगों को दें कि यूनिवर्सल डिजाइन क्या है, इसको किस रूप से हम परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा कि कौन कौन से एडवांटेजेस हैं यूनिवर्सल डिजाइन के, और कि आप बताएं कि कौन कौन से इनके सिद्धांत हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए और अनुपालन करना चाहिए, ताकि आप भी जब कुछ चीज को बना रहे हो तो ऐसा बनाएं जो सबके लिए उपयोग में किया लाया जा सके, और कोई भी व्यक्ति ऐसा ना फील करे कि वो डिटैच हो चुका। यूनिवर्सल डिजाइन सभी के लिए लागू है, चाहे वो एक इंजीनियर हो, एक डॉक्टर हो, एक टीचर हो, या कोई दुकानदार हो, या कोई बिजनेसमैन। वो जहां है, जिस जगह भी है, किसी एक चीज को बना रहा है या एक चीज को लगा रहा है, तो किसी ऐसे चीज को लाए, ऐसी तकनीक को लाए जो यूनिवर्सल डिजाइन के प्रिंसिपल्स को मैक्सिमम फॉलो करती है। मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग इसको जानेंगे और आप पता भी लगाएंगे कि यूनिवर्सल डिजाइन को हम कहां लागू कर सकते हैं। शायद इसका आंसर ज्यादा इंटरेस्टिंग है होगा आपके लिए कि आप कहां इसका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।